So we'll start with questions of hydrostatics, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स का थ्योरी पार्ट ख़त्म कर लिया था. तो विल नाउ गो अहेड विद क्वेश्चंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स. कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस है. तो पहला क्वेश्चन, टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 exert same pressure at a certain point. What is the ratio of heights of the respective liquid columns? Extremely simple question. What is the pressure due to a liquid column? Formula H rho G. अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड है. पहले लिक्विड का डेंसिटी कितना है ρ1, दूसरा कितना है ρ2, और ये दोनों लिक्विड एक गिवन पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सेम. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 एक्सर्ट सेम प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट? व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट? आपको H1/H2 का रेशियो फाइंड करना है. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. तो फॉर्मूला एज यू जस्ट टोल्ड मी कि फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम इज H rho G. तो मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ कि एक पॉइंट है, दिस इज सर्टन पॉइंट, लेट अस से पॉइंट इज A. इस A पॉइंट पे दो लिक्विड्स है. तो वी हैव टू लिक्विड्स. मान लेते हैं कि पहला लिक्विड है ये, और जो पहला लिक्विड है इसका जो हाइट है, इसके हाइट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ H1. एंड देन वी हैव अनदर लिक्विड. यहाँ पे और एक लिक्विड भी है, तो यू हैव अनदर लिक्विड ऑल्सो. तो यहाँ पे और एक लिक्विड है इस पॉइंट के ऊपर. ये जो सेकेंड लिक्विड है, इस सेकेंड लिक्विड का जो हाइट है वो मान लेते हैं कितना है H2. तो दो लिक्विड्स है, दोनों लिक्विड एट अ सर्टन पॉइंट दे आर एक्सर्टिंग द सेम प्रेशर. आपको सिर्फ पूछा है रेशियो ऑफ हाइट्स. तो क्योंकि प्रेशर सेम है तो P1 इक्वल टू P2 है. व्हाट इज P1? H1 ρ1 G. H1 इज हाइट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड. G तो सेम रहेगा बिकॉज G इज कॉन्स्टेंट, एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी. ये आ जाएगा H2 ρ2 G. G और G कैंसल. तो आपका मिल गया H1/H2 इक्वल टू क्या हो गया ρ2/ρ1. डन, खत्म. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.2. अभी एग्जाम्पल 2.2 थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना. ऐसा और एक क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है. अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल. एक स्विमर है जो स्विमिंग पूल में 6 मीटर के डेप्थ पे स्विमिंग कर रहा है. अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. तो द डेप्थ ऑफ द स्विमर इज 6 मीटर. कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर. कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर. ये आगे जो बोला इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ड्यू टू वाटर अबोव. नॉर्मली क्या होता है, स्विमर अगर स्विमिंग पूल में है तो उसके ऊपर पानी है और उसके ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर. तो आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेना नहीं है. क्लियरली बोला है ड्यू टू वाटर अबोव. तो सिर्फ किसका प्रेशर लोगे? वाटर का, कॉलम प्रेशर, जिसको तुम बेसिकली गेज प्रेशर भी बोलते हो. तो हमको क्वेश्चन में स्विमर का डेप्थ दिया हुआ है. कितना डेप्थ स्विमर का? 6 मीटर. हाउ मच? 6 मीटर. देन कैलकुलेट द प्रेशर फाइंड करना है. और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड G की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है आपको? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है प्रेशर ऑन द स्विमर. दिस इज व्हाट यू सपोज टू फाइंड आउट. हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर? किसी भी एक पॉइंट पे लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसे फाइंड करते हो? H rho G. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है तो सिर्फ क्या होता है H rho G. और अगर ड्यू टू वाटर अबोव नहीं बोला होता तो उस पानी के ऊपर और क्या था? एटमॉस्फेयर. तो उसमें ऐड क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0. P0 की वैल्यू कितनी होती है? 1.013 × 10⁵. बट इस केस में हमको सिर्फ वाटर का ही प्रेशर बोला है तो सिर्फ H rho G ही यूज़ करना पड़ेगा हमको. सिंपल है. तो H rho G, H की वैल्यू 6, डेंसिटी की वैल्यू 1000, G की वैल्यू 9.8. 9.8 × 6. बहुत टाइम लग गया. 10 × 6 60. तो 10 × 6 is 60. हमको 9.8 करना था, हमने 0.2 6 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया. तो 1.2 माइनस करोगे 60 में से कितना आएगा? 58.8. 58.8 × 10⁻³ न्यूटन.
प्रेशर है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.3। अभी एग्जाम्पल 2.3 सॉल्व करने के लिए तुमको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यू नो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में टोटल कितने सिलेंडर होते हैं? 5 में से एक होता है मास्टर, 4 होते हैं स्लेव। वेरी गुड। मास्टर सिलेंडर पे जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कौन लगाता है? ड्राइवर। वो फोर्स को हम लोग F1 से डिनोट कर देंगे और मास्टर सिलेंडर में जो पिस्टन है उसका एरिया को A1 बोल देंगे और जो स्लेव सिलेंडर है उसके पिस्टन के एरिया को A2 और वहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा दैट इज़ F2। तो थोड़ा सा पैरामीटर्स अच्छे से समझ लेना क्योंकि उसके बिना तो आंसर मैच नहीं होगा। तो यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर कि देयर आर 5 सिलेंडर्स, आउट ऑफ 5 1 इज़ मास्टर एंड 4 आर स्लेव्स। फोर्स कभी भी ड्राइवर मास्टर पिस्टन पे लगाता है और वो फोर्स प्रेशर जनरेट करके स्लेव सिलेंडर के पास पहुंचता है। स्लेव सिलेंडर का एरिया A2 से डिनोट कर दो और वहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा उसको F2 बोल दो। अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम हैविंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर हैज़ अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। और तुमको यहाँ पे रेडियस 0.5 बोला है लेकिन कौन से पिस्टन का ये बताया नहीं, ना मास्टर का ना स्लेव, वो आगे बताया है। नहीं भी बताया होता तो पता होना चाहिए। मास्टर पिस्टन का सिलेंडर छोटा होता है साइज़ में, तो कम रेडियस किसका है? मास्टर पिस्टन का। और बड़ा किसका है? स्लेव का। द स्लेव सिलेंडर आगे बता दिया, द स्लेव सिलेंडर हैज़ रेडियस ऑफ 2.5। वैसे नहीं भी बोला होता तो 2.5 बड़ा नंबर है, वो किसका होगा? स्लेव का। 0.5 किसका होगा? मास्टर का। इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, ऑन द ब्रेक मतलब किसने लगाया? ड्राइवर ने। तो कितना फोर्स है? F1 कितना है? 100 न्यूटन। इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। तो पूरा क्वेश्चन मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले जिनको अभी भी नहीं याद आ रहा है कि सिस्टम कैसा था उनके लिए स्पेसिफिकली, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर तो मैं अभी बता देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू रिमेंबर। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट तुमको याद होना चाहिए। तो एनीवेज कल ही हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम देखा था, तो वापस से एक बार देख लो। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम तुमको अगर याद नहीं है तो याद अभी आ जाएगा। तो यू सी इसमें ये एक था मास्टर, ये 4 थे स्लेव्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अब सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करो। तो गिवन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास, कार का मास कितना है? 1000 किलोग्राम। हैविंग अ स्पीड, इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हो 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना? 5/18। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज लाइक 9s एंड 25s। 25 इंटू 5 इज 125। तो 125/9 मीटर पर सेकेंड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज इनिशियल स्पीड। अब हमने मतलब ड्राइवर ने फोर्स लगाया, कहाँ लगाया? ब्रेक पिस्टन पे। ब्रेक पिस्टन पे कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। और जो ब्रेक पिस्टन था उसका रेडियस कितना था? मतलब मास्टर पिस्टन का रेडियस कितना था? 0.5 सेंटीमीटर। और मास्टर पिस्टन का कितना था? 2.5 सेंटीमीटर। ये डेटा दिया है आपको। गुड। देन फाइनल स्पीड कितना है? 0। क्यों 0? क्लियरली बोला है बिफोर कमिंग टू स्टॉप, मतलब गाड़ी रुकने वाला है। गाड़ी रुकने वाला तो उसका फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। मतलब ब्रेक मारने से रुकने तक, गाड़ी को ब्रेक मारने से रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आई होप ये सब पूरा क्वेश्चन क्लियर है। गाड़ी का मास दिया है, गाड़ी का इनिशियल स्पीड दिया है, गाड़ी में जो ब्रेक पिस्टन है मतलब मास्टर पिस्टन है उसका रेडियस दिया है, स्लेव पिस्टन का रेडियस दिया हुआ है आपको, एंड ब्रेक पे कितना फोर्स लगाया, मतलब ये F1 की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। और आपको फाइनल स्पीड कितना बोला है? 0। और पूछा क्या है? S। गुड। तो मुझे आप में से कोई भी एक पहले बता दो कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। वेरी गुड। क्योंकि V पता है, U पता है,
2as, s फाइंड करना है, a पता नहीं है, अब a फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे s चाहिए तो मुझे v पता होना चाहिए, पता है, u पता होना चाहिए, पता है, a पता होना चाहिए, नहीं पता है। एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व नहीं होता है, तो अब a फाइंड करना पड़ेगा। हाउ डू फाइंड आउट a? v माइनस यू बाई टी, टी नहीं पता ना तुमको, कहाँ बोला इतने टाइम के बाद रुका। व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? f इक्वल टू ma, तो व्हाट इज a? f बाय m, राइट। f पता है? हाँ ना। गाड़ी F1 ने नहीं रोका, गाड़ी F2 ने रोका। मैंने कल ही बता दिया था, गाड़ी ड्राइवर नहीं रोकता है, मतलब मास्टर पिस्टन नहीं रोकता है, कौन रोकता है? हाँ, तो यहाँ पे जो तुम लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे पता है? F2। F2 नहीं पता है, क्या पता है? F1। फिर F1 से F2 कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद है क्या पास्कल्स लॉ? हाँ, F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। तो व्हाट इज F2? A2 अपॉन A1, कुछ नहीं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इंटू F1। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, तो F2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 स्क्वायर F1। R2 पता है, R1 पता है, F1 पता है, F2 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा, A मिल जाएगा, A मिल गया तो S मिलेगा। गुड। तो देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग फाइंड करेंगे F2, और बाय द वे क्योंकि तुम रेशो ले रहे हो, रेशो, तो रेशो में सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.5 अपॉन 0.5 का स्क्वायर, R2 बाई R1। व्हाट इज F1? F1 कितना था? 100। ये फॉर्मूला यूज़ किया, 1 और 5 स्क्वायर कितना? 25 इंटू 100 कितना आ गया? 2500। कल तुमको मैंने थ्योरी बताते वक्त ये बता दिया था, आपसे पूछा था मैंने, ये तुमने मुझे बोला था 2500 न्यूटन। गुड, ये हो गया F2। तो A क्या मिल गया? F2 बाई M। तो 2500 बाय मास इज 1000, तो कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे रिटार्डेशन है, माइनस साइन के साथ आना चाहिए क्योंकि ये गाड़ी का स्पीड कम कर रहा है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे तीसरे इक्वेशन पे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस क्यों? रिटार्डेशन है। 0, ये आ गया 125 बाई 9 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई? 2.5 इंटू एस। तो ये 2.5 इंटू 2 इज 5s इधर ले आ जाओ, 5s इक्वल्स टू 125 बाई 9 इंटू 125 बाई 9। गुड, जानबूझ कैसा लिखा मैंने, स्क्वायर है ना, 1 और 25। गुड, तो कितना आया? 25 इंटू 125 बाई 9 इंटू 9 इज 81। व्हाट इज 125 इंटू 25? कैसा सॉल्व करना समझ लो। 125 इंटू 10, 1250 इंटू 10 मतलब इंटू 20 हो गया 2500, और ऊपर का 5 बचा। 125 इंटू 5 मतलब 1250 का आधा, 625। 2500 में 625 ऐड किया तो 3125, कितना आया? 3125। अब अप्रॉक्सीमेटली बताता हूँ तुमको मैं, इसको 3200 मान लो और इसको 80 मान लो। 3200 अपॉन 80, 40 के आसपास, तो 40 के आसपास आंसर आएगा, 38 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो 3125 डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय 3125 डिवाइडेड बाय कितना था? 81, 38.58 मीटर। तो ब्रेक मारने के बाद 38.58 मीटर के बाद जाके गाड़ी रुका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर ड्राइवर ने फोर्स लगाया F1 तो उससे काम नहीं चलेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा? F2, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा आपका। यू हैव टू फाइंड F2 बिकॉज स्लेव सिलेंडर इज द वन जो गाड़ी को स्टॉप करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 2.4 का थ्योरी अपना हुआ नहीं, तो वी विल नाउ जंप टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10th।
फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन। फाइंड द प्रेशर कितना नीचे, 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे तुमको फ्री सरफेस पे प्रेशर बता दिया, कितना बताया, 1 एटमॉस्फेयर। जो हमने इससे पहले एग्जांपल सॉल्व किया था वो स्विमर का, उसमें तुमको क्या पूछा था, प्रेशर ऑन द स्विमर ओनली ड्यू टू वाटर। तो उसमें तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट मतलब यूज़ किया था क्या, नहीं, इंक्लूड नहीं किया ना, काउंट नहीं किया। अभी काउंट करोगे क्या, हाँ, क्योंकि क्लियरली बोला है कि फ्री सरफेस पे कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर। और डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना दिया हुआ है, 1060। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, 1000। सी वाटर का कितना, 1060। ऐसा ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट। तो इट हैज़ सॉल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेप्थ दिया हुआ है, कितना डेप्थ दिया हुआ है, 200 मीटर का। आपको बोला है कि जो सरफेस पे प्रेशर है, सरफेस पे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वाटर का फ्री सरफेस है और आपको प्रेशर फाइंड करना है एट दिस सर्टन पॉइंट। यहाँ पे आपको फाइंड करना है प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है तो पहले लिक्विड का कॉलम का हाइट कितना है, h, इसके ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुमको दिया हुआ है, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 180 mm। व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। डेंसिटी ऑफ सी वाटर, हाउ मच इज दैट, 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यू आर सपोज टू फाइंड आउट प्रेशर P। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, H rho G प्लस P नॉट। गुड। तो P इक्वल्स टू H rho G प्लस P नॉट। हाउ मच इज H, 200। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1060। 1060 इंटू G की वैल्यू 9.8। 10 बोला नहीं है तो इसलिए 9.8। कितना, 9.8। तो 9.8, तो दिस इज H rho G प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 1.013 इंटू 10⁵। अभी फिलहाल जस्ट टू डू रफ कैलकुलेशंस, एक काम करो, ये 200 इसको 1000 मान लो, तो 200 इंटू 1000 इज 200,000, जिसको तुम 2 लाख बोलते हो। तो 2 लाख मतलब 2 इंटू 10⁵, बराबर 2 इंटू 10⁵ और 10, इसको 10 मान लो, मान लिया, कितना हो गया, 2 इंटू 10⁶, मतलब 20 इंटू 10⁵, 20 इंटू 10⁵, और ये कितना है 1.013 इंटू 10⁵, तो 20 और 1, 21 इंटू 10⁵, आंसर उसके आसपास होगा 21.789। 10⁵ बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵। तो इसको तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे, वैसे कर लो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू हैव 200 इंटू 1060 इंटू 9.8, कितना आया, 20,77600, 20,77600, बराबर। 1 2 3 4 5 इधर लगाया पॉइंट और इधर लिख दिया 10⁵, प्लस 1.013 इंटू 10⁵, इसमें से 10⁵ कॉमन निकाल लिया और 20.77600 को 1 प्लस 1.013 ऐड कर लिया उसमें, तो 20.776, इसमें ऐड कर लिया 1.013, 21.789, तो ये आ गया 21.789 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी इजी क्वेश्चन है। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन वो पिस्टन होता है जिस पे तुम फोर्स लगाते हो। तो इफ़ यू रिमेंबर, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक टैंक में 2 सेक्शंस थे, उसमें से एक सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल था और हम लोग फोर्स उसी पे लगाते थे, जिसको तुम S1 पिस्टन बोलते हो, फोर्स को F1 बोलते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होता है और प्रेशर P1 होता है। तो आपको बोला है इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज़ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू है ये, A1 की, कितनी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
द आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटपुट पिस्टन मतलब वो पिस्टन जिसके ऊपर तुमने क्या रखा है, हैवी व्हीकल। उसके एरिया को किससे डिनोट किया था तुमने, A2 से। तो A2 कितना है, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, मतलब F1 की वैल्यू कितनी है, 25 न्यूटन। कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन मतलब बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर, अभी याद होना चाहिए आपको, ये याद होना ही चाहिए, हमारे पास एक टैंक था। इस टैंक में हमने एक फ्लूइड भर दिया और इसमें 2 सेक्शन कर दिए। एक सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होता है, एक का कम होता है। दोनों साइड पे एक पिस्टन है, यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे एक पिस्टन है। इस पिस्टन का एरिया है A1, इस पे हमने एक स्मॉल फोर्स लगा दिया F1, इसका एरिया है A2, और ये फोर्स की वजह से यहाँ पे फोर्स लग जाता है, दैट इज़ F2। और जो व्हीकल है जिसको लिफ्ट करना है उसको तुम बड़े पिस्टन पे रखते हो, तो वेरी ऑब्वियस जितना वेट तुमको लिफ्ट करना है उतना ही F2 होना चाहिए। तो तुमको क्या पूछा है, कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, मतलब क्या पूछा है, F2। क्या पूछा है, F2। तो इनडायरेक्टली तुमको F2 ही पूछा है। तो ये डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो। तो हमको पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है, A1 की वैल्यू कितनी दी, A1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी दी, A2 की वैल्यू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बताया हमको, F1 कितना बताया, F1 25 न्यूटन। और फाइंड क्या करने के लिए बोला आपको, F2। और ये F2 फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, F1 बाय A1 इक्वल्स टू F2 बाय A2। तो देयरफॉर यू गेट F2 इक्वल्स टू A2 बाय A1 टाइम्स ऑफ F1। कुछ नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। व्हाट इज A2, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने दो। व्हाट इज A1, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल। ये कितना था, F1 कितना था, 25। गुड। हाउ मच इज दिस, कितना, 50 सा, 30 1 सा 30, 50 सा। गुड। व्हाट इज 25 इंटू 5, 125। तो 1250 न्यूटन। बस। तो जितना हमने अब तक थ्योरी कवर किया उस पे इतने ही क्वेश्चंस है। सो विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक। तो इफ़ यू रिमेंबर अगेन, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 पार्ट्स थे, एक था हाइड्रोस्टैटिक्स जिसमें हम लोग वी स्टडी फ्लूइड्स एट रेस्ट। So we study properties of fluids at rest. We study properties of fluids at rest, and that branch of physics is called as hydrostatics. अब जब fluids start moving and when we study properties of moving fluids, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो हमारा अगला टॉपिक है, ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक में क्या किया है, पहले हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है, फिर सरफेस टेंशन है, और फिर आखिरी में क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स। हम वैसा नहीं करेंगे, हम जो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए वैसे ही रखेंगे। तो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लूइड्स इन मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे तुम डिराइव करने वाले हो। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन, extremely simple. The branch of physics which deals with study of properties of moving fluids is known as hydrodynamics. तो अगर फ्लूइड रेस्ट पे हो उस ब्रांच को क्या बोलते हो, हाइड्रोस्टैटिक्स। और अगर फ्लूइड इज मूविंग उसको क्या बोलते हो, हाइड्रोडायनामिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with fluids in motion is known as hydrodynamics. तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with fluids in motion is known as hydrodynamics. गुड, बहुत सिंपल है। तो रिमेंबर, अब इसके आगे के सारे टॉपिक्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स इन मोशन। अब सबसे पहले इफ़ यू नो
मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने आइडियल फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन किए थे। उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद होगी, सबसे पहले था द फ्लो इज़ इरोटेशनल, मतलब द फ्लो इज़ स्मूथ, मतलब देयर इज़ नो टर्बुलेंस एनीवेयर। तो अब इसमें तुम सीखने वाले हो कि टर्बुलेंट मतलब क्या, टर्बुलेंस मतलब क्या, टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या। देन ऑफ कोर्स इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको सेकेंड प्रॉपर्टी भी बताया था, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। तो जो भी फ्लूइड तुम लेने वाले हो यहाँ पे, दैट इज़ आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। देन नंबर 3 इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये भी बताया देयर इज़ नो विस्कोसिटी, मतलब देयर इज़ नो फ्रिक्शन एनीवेयर। एंड नंबर 4 इफ़ यू रिमेंबर, द फ्लो इज़ स्टेडी, मतलब स्मूथ। पक्का, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो रिमेंबर, हाइड्रोडायनामिक्स में हम जितने भी इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं वो आइडियल फ्लूइड के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, आइडियल फ्लूइड। किसके लिए होंगे, मतलब डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। नंबर 2, द फ्लो विल बी ऑलवेज स्टेडी फ्लो। कौन सा फ्लो, स्टेडी फ्लो। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्टेडी फ्लो। तो विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज स्टेडी फ्लो। है क्या ऐसा कुछ, मिला क्या, ढूंढ रहे थे ना कब से, मिला आपको स्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, दिखाओ नोट्स दिखाओ। बस आप बंद कर दो, यू आर नॉट सपोज टू ओपन नोट्स, ओनली आई वॉन्ट टू सी द फ्लो ऑफ योर सिलेबस, बाकी कुछ नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू सी एनीथिंग, यहाँ पे सीख लोगे आप। तो अगला डेफिनेशन है स्टेडी फ्लो। अब ये स्टेडी फ्लो क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन इमेजिनरी ट्यूब। एक हमारे पास इमेजिनरी ट्यूब है, एक पाइप इमेजिन कर लो, और इसमें से जो फ्लूइड है वो मोशन में है, मतलब फ्लूइड इज फ्लोइंग। अगर मैं इस पूरे ट्यूब में कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूँ, लेट अस टेक सम पॉइंट ए, और अगर इस पॉइंट ए पे ओवर टाइम, मतलब हमेशा विथ टाइम, स्पीड की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट, तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब जो तुम मेजर कर सकते हो, तो तुम क्या मेजर कर सकते हो, प्रेशर, और क्या मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी। तो जब मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर और वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट आर ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। लेकिन रिमेंबर एट अ गिवन पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, चलो मान लेते हैं कि इसमें से पानी ही फ्लो हो रहा है, तो इमेजिन यहाँ पे वाटर का पहला मॉलिक्यूल आया, उसका स्पीड कितना होगा, 2, दूसरा आया उसका स्पीड कितना होगा, 2, तीसरा आया उसका स्पीड कितना होगा, 2, और सबका डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसी और पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन अलग वैल्यू है। फॉर एग्जांपल बी पे आने के बाद स्पीड कितना हो गया, 5। तो वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल जब बी पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 5। तो रिमेंबर यहाँ पे ट्यूब में एट अ गिवन पॉइंट, व्हेन यू से एट अ गिवन पॉइंट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हो, स्टेडी फ्लो। तो पहले डिफाइन कर देंगे। सो व्हेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब जो तुम मेजर कर सकते हो वो। सो व्हेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट, लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट एट अ गिवन पॉइंट, हर जगह पे नहीं, एट अ सर्टन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। ऑफ कोर्स दूसरे किसी पॉइंट पे भी कांस्टेंट होगा लेकिन वैल्यू में बी डिफरेंट। सो व्हेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम, then such a flow is known as steady flow, is known as steady flow। क्या बोलते हैं इसको, steady flow is known as steady flow। good, पक्का पक्का। तो what is steady flow, what is steady flow? when measurable properties जैसे pressure and velocity at a given point are constant, then such a flow is called as steady flow। very good। अब remember, वापस से मैं वही एक ट्यूब इमेजिन कर लेता हूँ। तो वी आर कंसिडरिंग अ ट्यूब, इमेजिन अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि एरिया हर जगह पे सेम नहीं है। अब जब इसमें से फ्लूइड जैसे कि वाटर फ्लो होगा तो हर एक मॉलिक्यूल का, मतलब हर एक पार्टिकल ऑफ दैट फ्लूइड का एक पर्टिकुलर पाथ होगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल,
कोई भी एक पार्टिकल इमेजिन कर लो, एक मॉलिक्यूल इमेजिन कर लो, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? एक पर्टिकुलर पाथ, है ना। जैसे तुम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो तुम एक पाथ फॉलो करते हो, वैसे ही यहाँ पे हर एक पार्टिकल एक पाथ फॉलो करेगा। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्लो लाइन। तो पहले अब फ्लो लाइन डिफाइन करेंगे। ये सारे के सारे डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और आगे आने वाले डेफिनेशंस के लिए पहले ये पता होना चाहिए। तो हाउ डू डिफाइन फ्लो लाइन? व्हाट इज फ्लो लाइन? क्या है ये? इट इज़ अ पाथ। किसने फॉलो किया? बाय एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। तो उस फ्लूइड का एक पर्टिकुलर पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया उसको क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। क्या बोलते हैं उसको? फ्लो लाइन। सो इट इज द पाथ followed by an individual particle of the fluid. Individual particle of the fluid. Then we define something called as flow tube. Good. अब जैसे ये एक पार्टिकल का फ्लो लाइन था, ये जो मैंने ब्लू कलर में लाइन दिखाया है ये एक सिंगल पार्टिकल का फ्लो लाइन है। ऐसे हर एक पार्टिकल का एक एक फ्लो लाइन होगा। तो अगर मैं एक इमेजिनरी बंडल बना लूँ, बंडल मतलब सेट, राइट, और इस इमेजिनरी बंडल को मैं एक इमेजिनरी एनवलप के अंदर, मतलब इमेजिनरी ट्यूब के अंदर क्लोज कर दूँ, सब कुछ इमेजिनरी है यहाँ, राइट। तो इस इमेजिनरी ट्यूब को क्या बोलोगे पता है? फ्लो ट्यूब। क्या बोलेंगे? फ्लो ट्यूब। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द बंडल ऑफ, इट इज़ अ बंडल ऑफ या फिर इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स एनक्लोज्ड इन एन इमेजिनरी ट्यूब या फिर इमेजिनरी एनवलप। तो फ्लो ट्यूब इज इमेजिनरी बंडल। किसका बंडल? फ्लो लाइन्स का, एनक्लोज्ड इन अ इमेजिनरी एनवलप। और वो इमेजिनरी एनवलप को क्या बोलते हो? इमेजिनरी ट्यूब। उसको क्या बोलते हो? फ्लो ट्यूब। सो रिमेंबर, इट इज an imaginary bundle of flow lines enclosed. किस में enclosed है? enclosed in an imaginary tube या फिर imaginary envelope. तो what is a flow line? flow tube नहीं पूछा मैंने। what is flow line? It is a path followed by individual particle of the fluid. जब फ्लूइड फ्लो होगा तो फ्लूइड के बहुत सारे पार्टिकल्स फ्लो होंगे, उसमें से कोई भी एक पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया उसको क्या बोल दिया? फ्लो लाइन। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे फ्लो लाइंस का एक इमेजिनरी बंडल बनाया और ऐसा इमेजिन किया कि वो बंडल एक ट्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है और वो ट्यूब भी इमेजिनरी, उसको क्या बोल दिया? फ्लो ट्यूब। क्या बोल दिया उसको? फ्लो ट्यूब। अब इतना पता है तो तुमको अगला डेफिनेशन समझ में आएगा, विच इज़ स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। अब फ्लो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑफ कोर्स स्टेडी और एक होता है टर्बुलेंट। एक होता है स्टेडी, एक होता है टर्बुलेंट। एक होता है स्टेडी, एक होता है टर्बुलेंट। लेकिन स्टेडी फ्लो में तुमने क्या बोला? मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट आर कांस्टेंट। ठीक है। स्टेडी फ्लो में खुद में और एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अभी लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, कौन सा फ्लो है? स्टेडी फ्लो है। कौन सा फ्लो है ये? स्टेडी फ्लो है। विच फ्लो इज दिस? स्टेडी फ्लो। तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो, मतलब यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट तो कांस्टेंट है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच, इफ़ यू रिमेंबर, अभी मैंने यहाँ पे ना फ्लो ट्यूब ड्रॉ किया था। फ्लो ट्यूब में हमने क्या दिखाया था? फ्लो लाइन्स। तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच फ्लो लाइन्स, जब फ्लूइड फ्लो होगा तो एक फ्लो लाइन दूसरे फ्लो लाइन के ऊपर से फ्लो होगा। करेक्ट। सो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच फ्लो लाइन्स मूव ओवर ईच अदर स्मूथली। मैंने पहले ही बोल दिया था, फ्रिक्शन लेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। तो जब एक फ्लो लाइन दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन काउंट कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड्स। तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच फ्लो लाइन्स मूव ओवर ईच अदर स्मूथली एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। देखा तुमने ये फ्लो लाइन इंटरसेक्ट करते क्या एक दूसरे को? नहीं। तो सच अ स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये स्टेडी फ्लो का ही एक टाइप है।
it is a steady flow, it is a steady flow in which different flow lines move over each other smoothly and do not intersect इस फ्लो को क्या बोलोगे? लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो. गुड. देन जो दूसरे टाइप का फ्लो है, जो नॉन स्टेडी फ्लो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो. क्या बोलते हैं उसको? टर्बुलेंट फ्लो. अब दोनों का एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो अभी जैसे वी आर इनटू समर्स या फिर इवन इन विंटर्स, जब बारिश का टाइम नहीं होता इन शॉर्ट, तो अगर नदी में पानी है तो, रिवर में पानी है तो यू सी उस पानी का जो फ्लो होता है ना, वो बहुत ही काम होता है, स्मूथ होता है. वो होता है स्ट्रीमलाइन या फिर स्टेडी फ्लो. और व्हेन इट इज़ रेनिंग वेरी हेविली, कभी कभी फ्लडिंग हो जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो उस टाइम पे जो फ्लो होता है वो क्या होता है पता है? टर्बुलेंट. क्या होता है? तो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? टर्बुलेंट फ्लो में पहली बात तो स्पीड ऑफ द फ्लो इज़ वेरी हाई. व्हेन इट इज़ फ्लडिंग, वाटर इनसाइड द रिवर इज मूविंग विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड, राइट? तो रिमेंबर, turbulent flow is a non-steady flow, at a very high flow rate, such that remember, वो कौन सा फ्लो है? ये नॉन स्टेडी है. कौन सा फ्लो है ये? नॉन स्टेडी एट अ वेरी हाई फ्लो रेट, सच दैट इसमें जो फ्लो लाइन्स है दे मे इंटरसेक्ट ईच अदर. स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो फ्लो लाइन्स थे वो इंटरसेक्टिंग थे क्या? नहीं. यहाँ पे हो सकते हैं क्या? हाँ. तो पहले हम लोग टर्बुलेंट फ्लो डिफाइन करेंगे. इट इज़ अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट. मतलब अभी तुमको ये भी समझ में आना चाहिए यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हैज समथिंग टू डू विद द टाइप ऑफ फ्लो. वेलोसिटी अगर कम होगा तो कौन सा फ्लो? स्ट्रीमलाइन या फिर स्टेडी. और हाई होगा तो कौन सा फ्लो? टर्बुलेंट. अगले टॉपिक में यही लगने वाला है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक. तो याद रखना, वेलोसिटी भी डिसाइड करता है कि फ्लो कौन सा है. सो इट इज़ अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट सच दैट द फ्लो इज not a steady flow and different flow lines may intersect okay, good. तो अब तक फ्लूइड्स इन मोशन में सबसे पहले हमने हाइड्रोडायनामिक्स डिफाइन किया. ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ आने वाले इक्वेशंस डिराइव करने के लिए लगने वाले हैं, और वो इक्वेशंस विल बी वेरी हेवी फॉर यू टू डिराइव. ये सारे चीज़ें पता होनी चाहिए. तो हाइड्रोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फ्लूइड्स इन मोशन. देन हमने एक ट्यूब इमेजिन किया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब हर जगह पे एरिया सेम नहीं है. कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है. उसमें से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है. फ्लूइड का हर एक पार्टिकल फ्लो हो रहा है. तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया वो क्या था? फ्लो लाइन. क्या था वो? फ्लो लाइन. फिर हमने ऐसे बहुत सारे फ्लो लाइंस का एक इमेजिनरी बंडल लिया और ऐसा इमेजिन किया कि ये सारे फ्लो लाइंस एक ट्यूब के अंदर क्या है? एनक्लोज्ड है. वो इमेजिनरी ट्यूब का नाम क्या था? फ्लो ट्यूब. पक्का? गुड. और हमने क्या डिफाइन करके रखा था? स्टेडी फ्लो. व्हाट इज स्टेडी फ्लो? अ फ्लो इन विच measurable properties like pressure and velocity at a given point are constant. Such a flow is called as steady flow. steady flow का ही और एक टाइप है, streamline flow या फिर laminar flow. ये steady flow ही है, सिर्फ इसमें additionally pressure और velocity तो at a given point constant है ही. Additionally इसमें जो different flow lines है they move over each other smoothly and do not intersect each other. उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया? turbulent flow. The turbulent flow, it is a flow at very high flow rate such that the flow is not a steady flow and different flow lines may intersect each other. अब हमको डिफरेंशिएट करना है, और ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन
आर सफिशिएंट, तो हमको सिर्फ अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो में, मतलब लैमिनार फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंशिएट करना है। गुड। मैंने आपको अभी बताया बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो इज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कम हो तो उसको क्या बोलते हो? स्ट्रीमलाइन। और ज़्यादा हो तो क्या बोलते हो? टर्बुलेंट। लेकिन प्रॉब्लम है कौन सी वैल्यू के बाद फ्लो टर्बुलेंट बनता है, तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? राइट। तो अभी आगे डिफाइन करूँगा, लेकिन अभी पता होना चाहिए क्योंकि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ही वो है। तो रिमेंबर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बियॉन्ड विच, जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, इज नोन एज। इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगा तो फ्लो कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन। और क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो कौन होगा? तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज अ स्टेडी फ्लो इन विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो, it is a steady flow, it is a steady flow in which velocity of the flow is less than critical velocity, is less than critical velocity. How about this? पहली बात तो स्टेडी है क्या? नहीं, it is a non-steady flow in which the velocity of flow is greater than critical velocity. So it is a non-steady flow. It is a non-steady flow in which the velocity of flow is greater than critical velocity, is greater than critical velocity. Good. पक्का श्योर। देन अगला पॉइंट, और क्या तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो? मतलब अभी तो मैंने बताया, इससे पहले ही मैंने बताया। तो व्हाट एल्स यू कैन राइट in terms of differentiation of these two flows? Something to do with velocity? हाँ, measurable properties like pressure and velocity at a point remains constant. तो measurable properties, सिर्फ velocity लिखा तो भी चलता है वैसे। measurable properties like pressure and velocity at a given point remains constant, at a given point remains constant, remains unchanged। मतलब at a given point velocity या pressure हमेशा सेम होगा at a given point। वैसे आपके नोट्स में सिर्फ velocity के बारे में लिखा है क्योंकि नॉर्मली हम लोग फ्लो को डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, इसलिए नॉर्मली डिफरेंशिएट करते प्रेशर ये ज़्यादा वर्ड यूज़ होता नहीं है। दैट इज़ ओके इफ़ यू वांट टू राइट फाइन। यहाँ पे क्या लिखोगे? measurable properties like pressure and velocity at a given point does not remain constant, does not remain constant मतलब चेंज हो सकता है, does not remain constant। okay, then number 3, flow lines do not intersect each other, और यहाँ पे flow lines may intersect each other। तो flow lines do not intersect each other, और यहाँ पे you can say flow lines may intersect each other, flow lines may intersect each other। अब इससे और एक पॉइंट बनता है। अभी एग्जाम में अगर 4 मार्क के लिए आया तो 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, 3 मार्क के लिए आया तो 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, 2 मार्क के लिए होगा तो 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 पॉइंट तुम एक्सटेंड कर सकते हो बट इट हैज़ टू बी प्रॉपर साइंटिफिकली, नहीं तो फिर पता लगा कि कुछ और ही लिख के आ गया अंदर।
तो रिमेंबर इट्स वेरी नॉर्मल, थोड़ा सा सोचोगे तो समझेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक ट्यूब है जिसमें से द फ्लूइड इज फ्लोइंग. दोनों केस में लेते हैं. यहाँ पे भी एक ट्यूब ले लेते हैं. अब इमेजिन दिस इज एक्सिस ऑफ द ट्यूब. एक्सिस तो पता ही होगा, एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. तो ये कौन है? एक्सिस ऑफ द ट्यूब है. अब जब आप बोलते हो कि फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होते, व्हेन यू से दैट द फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो फ्लो लाइंस है ये सारे के सारे फ्लो लाइंस एक्सिस ऑफ द ट्यूब को क्या है? पैरेलल है. क्या है? पैरेलल है. पैरेलल होंगे तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे ना, बिकॉज पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो यू कैन से हियर दैट द फ्लो लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब. तो ये जो फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइंस आर पैरेलल. किसको पैरेलल? टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब. टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब. पर यहाँ इन दिस केस the flow lines may intersect, which means that they are not parallel to the axis of tube because they may intersect. तो अगर वो intersecting lines है तो वो parallel तो हो ही नहीं सकते. अगर वो axis of the tube को parallel होते तो वो तो intersect नहीं होते. तो दोनों में से एक होता है, either they are intersecting or they are parallel. तो यहाँ पे क्या बोलोगे? Flow lines are not parallel to the axis of tube. तो flow lines are not parallel to the axis of tube. हो गए 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन? जल्दी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. इन्वर्टर बंद हो जाएगा फटाफट. Velocity is less than critical velocity. Velocity is greater than critical velocity. Number 2, measurable properties like pressure and velocity are constant, and in that case not constants. Number 3, flow lines are not intersecting, and flow lines are मतलब they may intersect, right? Since the flow lines are non-intersecting, मतलब flow lines are parallel to the axis of tube, और वहाँ पे they are not parallel to the axis of tube. So unfortunately we will have to stop early.